तक मुक्त व्यापार समझौता करने पर सहमति जताई है। किस तरीके से इन बातों को सामने रखा गया, ये आपको सुनाते हैं। The outcomes today, the areas were really trade in terms of the announcement on the timelines for FTA, the concrete progress achieved in the Trade and Technology Council among various technology tracks ranging from artificial intelligence to semiconductors to quantum computing, high performance quantum computing, the connectivity relating to IMEC initiative, the EU's joining of IPOI, Indo-Pacific Ocean Initiative, the push on green hydrogen, and the furthering of cooperation in the sphere of space cluster. इस प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि डिफेंस और सुरक्षा को लेकर आतंकवाद, अतिवाद, मैरीटाइम, साइबर और स्पेस सिक्योरिटी से जुड़ी चुनौतियों पर न सिर्फ चर्चा हुई है बल्कि अधिक सहयोग की आवश्यकता पर भी दोनों पक्षों की ओर से जोर दिया गया है। On the defense and security domain, especially maritime security, the EU has decided to join India's Indo-Pacific Ocean Initiative, IPOI, and EU is also joining as an observer or a dialogue partner in the IORA initiative. There was also discussions and cooperation on improving maritime domain awareness, especially the cooperation between fusion centers in terms of sharing information. तो भारत और ईयू के संबंधों पे किस प्रकार से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा, इस विषय पे हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, भारत ईयू संबंध नई ऊर्जा कह सकते हैं और नया दौर, नई ऊर्जा एक तरीके से दिखाई पड़ रही है। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर अनिल वाधवा जी हैं जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट है, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है दूरदर्शन के लिए समय निकालने के लिए। सवाल यही कि आज की मुलाकात दोनों पक्षों के लिहाज से क्या बड़ा आउटकम आप देखते हुए इस पूरी बैठक का देखते हैं? देखिए, जैसे कि आपने बताया और जो ब्रीफिंग हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, इसमें 5 या 6 बड़े मुद्दे जो उभर कर आए हैं। एक तो ट्रेड के लिए, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए एक टाइमलाइन तय कर दी गई है, जो एंड ऑफ द ईयर की टाइमलाइन है। पहले कभी भारत और ईयू के बीच में जो बातचीत होती थी उसमें कभी कोई टाइमलाइन नहीं थी, तो ये पहली बार है जो ऐसा हो रहा है। दूसरी बात, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन की जो बात हुई है उसमें कई नए मुद्दे हैं जो न्यू एज इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, जिसमें कि एआई है, क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह, जो हम कई दिनों से इसकी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें एक फोकस दिखाई दे रहा है जो पहले फोकस नहीं था। और किस तरह से ईयू अपने स्टार्टअप्स को भारत के स्टार्टअप्स पर जोड़ेगा, इस पर भी बहुत लंबी बातचीत हुई है। तीसरा, कनेक्टिविटी के इशू में, जिसमें ईयू ने और उससे पहले वॉन डर लेyen ने सुबह एक थिंक टैंक में भी कहा था कि आईमेक जो है ये गेम चेंजर है और आगे चलकर ईयू कनेक्टिविटी के ऊपर भारत के साथ मिलकर काम करना चाहेगा। थर्ड कंट्रीज में जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि अफ्रीका और इंडो पैसिफिक में, ये पहली बार एक कॉन्क्रीट बातचीत इस पर हुई है। और आगे हम देखें तो जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, उससे जो ऑब्जर्वर स्टेटस ईयू लेना चाहता है उससे भारत को काफ़ी फ़ायदा होगा। मैरीटाइम सिक्योरिटी में भी जो फ्यूजन सेंटर्स में जो कोऑपरेशन की बात कही गई है, उससे गुरुग्राम में जो फ्यूजन सेंटर है भारत का, उसको कई नए इनपुट्स मिल पाएंगे। और अगर हम ओवरऑल देखें तो ये 22 जो कमिश्नर्स आए हैं, ये पहली बार ऐसे हो रहा है कि 22 कमिश्नर्स, 27 में से 22 कमिश्नर्स ईयू के एक साथ इंडिया आए हैं। और जब समिट का मौका आएगा इस साल, तो उस समय तक आशा है कि बहुत सारे दस्तावेज हम लोग ईयू के साथ में तय कर पाएंगे। जी मिस्टर वाधवा, महत्वपूर्ण चीज़ यही जो आपने अभी कहा कि इस पूरी जो विजिट है इसके भी बहुत मायने हैं, हिस्टोरिक विजिट, क्योंकि ऑफिस में आने के बाद में ये उनकी पहला विदेश दौरा, और आपने भी कहा जो 22 कमिश्नर्स के साथ आना,
ये क्या दर्शाता है, इसका एक मैसेजिंग क्या है और किस लेवल पर अब ईयू भारत के साथ साझेदारी करने के लिए आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है? देखिए, हमने देखा है कि 2021 के बाद में ईयू ने भारत को एक नई नई नज़र से देखना शुरू कर दिया है। और ये ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की एक मीटिंग हो चुकी थी, लेकिन अब ये दूसरी मीटिंग जब हो रही है तो इसमें काफ़ी पैनापन आया है मेरे हिसाब से। फोकस है इसमें कि किस क्षेत्र में हमको आगे बढ़ना है। और एआई जो समिट हुई थी अभी फ्रांस में, उसके बाद जो भारत जो सेकेंड एआई समिट का आयोजन करने जा रहा है, उसमें भी ईयू की बहुत दिलचस्पी है। क्योंकि अब चेंज सर्कमस्टांसेस जो हैं, जिसमें ट्रांस अटलांटिक अलायंस प्रेशर में आया हुआ है, और यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप के जो संबंध है उसमें कोई स्थिरता कम होती दिखाई दे रही है। तो ईयू यही चाहेगा कि इसकी जो रिलेशनशिप है उसकी डाइवर्सिफिकेशन लाई जाए, और किस तरह से जो नए देश उभर कर सामने आ रहे हैं उनके साथ भागीदारी बनाई जाए। तो भारत उसमें से सबसे प्रमुख स्थान पर है, क्योंकि यहाँ पर टैलेंट है और यहाँ पर एआई जैसे जो नए फील्ड्स हैं उसमें काफ़ी काम हुआ है। हमारी स्टार्टअप जो इंडस्ट्री है वो भी दुनिया भर उस पर केंद्रित है। कई दूसरे देश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ईयू भी यही चाहेगा कि आगे चलकर इस क्षेत्र में भारत के साथ काम करें। बिल्कुल सर, जो बात आपने कही उसको मैं थोड़ा सा और आगे आपसे समझने की कोशिश करता हूं कि दुनिया का इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है उसमें यूरोपियन यूनियन अपने आप में कैसे व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाए, उसे एक बेहतर पार्टनर के लिहाज से भारत नजर आ रहा है। भारत की स्ट्रेंथ क्या है? आपने कुछ चीजों का जिक्र किया, लेकिन वो क्या स्ट्रेंथ है हमारी जिसकी वजह से ये एक तरीके से यूरोप जैसा बड़ा एक पूरा ग्रुप आज भारत के साथ इस तरीके से कदम ताल करने को तैयार दिखाई पड़ रहा है? वो स्टेबिलिटी कह लीजिए या हमारी इकोनॉमी का साइज कह लीजिए, हमारी हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं या जियोपॉलिटिकल चीजों को लेकर हमारा जो सोच है, क्या उस पर भी एक तरीके से मोहर है ये? देखिए, पहली बात तो यह है कि भारत एक बड़ा मार्केट है ईयू के लिए और दूसरे देशों के लिए भी। दूसरी बात यह है कि भारत जो है वो लेबर इंटेंसिव गुड्स मैन्युफैक्चर करता है। अब पीएलआई स्कीम जैसे स्कीम जो शुरू हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उससे आगे आगे चलकर मैन्युफैक्चर में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। तो जो लेबर इंटेंसिव गुड्स हैं, चाइना के साथ ईयू के संबंध जो है उसमें कुछ तनाव आया है पिछले कुछ सालों में। और उसका जो रिप्लेसमेंट देश है वो भारत ही है। बाकी जो देश वियतनाम, मलेशिया जैसे देश हैं, इंडोनेशिया है, उन देशों को, या मेक्सिको है, उन देशों से जो उत्पादन हो सकता है और जो वॉल्यूम मिल सकती है वो बहुत कम है। और भारत जैसे देश जो हैं वो उसकी खानापूर्ति कर सकते हैं। तीसरा, सर्विसेज में अगर हम देखें तो सर्विसेज में भारत और ईयू बराबरी के दर्जे पर हैं, क्योंकि हमारी तरफ से जो सर्विसेज ईयू में जा रही हैं, अगर आप आंकड़ों को भी देखें उसमें भी आप देखेंगे कि भारत की सर्विसेज एक्सपोर्ट्स ईयू की सर्विसेज एक्सपोर्ट से ज़्यादा हैं। तो जो नए जो एवेन्यूज खुले हैं यूरोप में, जैसे कि प्रोफेशनल जिनकी ज़रूरत है, और जर्मनी जैसे देशों में जो कमी महसूस की जा रही है स्किल्ड लेबर के लिए, उसके चलते माइग्रेशन मोबिलिटी एग्रीमेंट जो भारत ने साइन करी हैं काफ़ी यूरोपियन देशों के साथ में, अगर ऑर्डरली ट्रांजिशन इसका हो और कंट्रोल्ड माइग्रेशन हो, तो यूरोपियन यूनियन यही चाहेगा कि जो जो पार्टनर देश हैं, जो डेमोक्रेसीज हैं, जिनके साथ में ये रेगुलेटेड माइग्रेशन हो, उनके साथ काम किया जाए। और भारत फिर में उसमें भी नंबर 1 पर आता है। तो उनकी भी ज़रूरत है और भारत को भी यूरोप की ज़रूरत है, ट्रेड के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। सर, एफटीए का जिक्र किया और हमने देखा कि दोनों पक्षों ने कहा कि इस साल के अंत तक यानी दिसंबर 2025 तक एफटीए को फाइनल करने पे एक रजामंदी बनती दिखाई पड़ रही है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौते के लिहाज से क्या कुछ बदलेगा और भारत के पक्ष में किस प्रकार से ये पूरे निगोशिएशंस आगे बढ़ते नजर आएंगे? अगर ये इस साल के अंत तक होते हैं तो कैसे भारत को इसका फायदा मिलेगा? भारत को फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि भारत के एक्सपोर्ट्स जो यूरोपियन यूनियन में है, जैसे ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, टेक्सटाइल्स है, लेदर गुड्स है, जेम्स और ज्वेलरी है, ये पहले से ही काफ़ी ज़्यादा हैं। और आगे चलकर अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुई, उस पर ड्यूटी नहीं लगी, तो उसका फ़ायदा ज़रूर भारतीय व्यापारियों को मिलेगा। इसी तरह से यूरोपियन यूनियन भारत के मार्केट की तरफ देख रहा है।
क्योंकि यूरोपियन यूनियन दूर से नए मार्केट्स तलाश रहा है जहाँ की उसके गुड्स जो हैं वो कम दामों पर बेचे जा सके। और भारत एक बड़ा मार्केट है, इसकी पॉपुलेशन आपको मालूम ही है लार्जेस्ट है भारत पूरे विश्व में आजकल। तो यूरोपियन यूनियन यही चाहेगा कि भारत का मार्केट भी खुल जाए। और हमारी तरफ से 2 या 3 मुद्दे इन नेगोशिएशन में सॉल्व करना ज़रूरी है। एक तो कार्बन टैक्स जो यूरोपियन यूनियन ने लगाया है और जो फॉरेस्ट्री रेगुलेशंस हैं उनके ऊपर चर्चा ज़रूर होगी आगे चलकर। और उसको किस तरह से भारत और यूरोपियन यूनियन टैकल करेंगे ये देखने वाली बात है। जी। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो दोनों की कॉम्प्लीमेंटैरिटीज हैं और दोनों इकोनॉमीज एक दूसरे से बेनिफिट कर सकती हैं। जी सर, महत्वपूर्ण आज की बात में भी हमने देखा और बीते कुछ समय से जब से भारत की G20 की अध्यक्षता में भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप तक के इकोनॉमिक कॉरिडोर पे एक सहमति बनी है, उसके बाद से लगातार एक गेम चेंजर के तौर पे इसको देखा जा रहा है। EU के आयोग के अध्यक्ष और तमाम चांसलर का यहाँ पे होना और उसके बाद में IMEC की एक बार फिर से बात होना, ये किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा और अगर ये जमीन पे उतरता है तो ये कैसे बदलाव लेके आएगा पूरी व्यापारिक और रिश्तों में या फिर जुड़ाव को लेकर? तो जुड़ाव कर लेकर वंडरलैंड ने आज इसके ऊपर खुलकर बात करी थी IMEC के ऊपर। जब उन्होंने वो थिंक टैंक में अपना संबोधन दिया था, उन्होंने 3 या 4 मुद्दे सामने रखे। एक तो कनेक्टिविटी के तहत जो कॉस्ट हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हैं, उसमें 40% की गिरावट देखी जाएगी यूरोप और भारत के बीच में। दूसरा, उन्होंने कहा कि एक ग्रीन कॉरिडोर बनेगा जिसमें कि ग्रीन हाइड्रोजन की सप्लाई होगी। तीसरा, उसके साथ साथ केबल लेइंग होगी जिससे कि डेटा कनेक्टिविटी बनेगी भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में। और चौथा, एक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन भी इस रीजन से यूरोप तक जाएगा। तो सभी तरह से सभी क्षेत्रों में यूरोपियन यूनियन इसको एक गेम चेंजर की तरफ से देख रहा है। और यूरोपियन यूनियन चाहता है कि जो अरब वर्ल्ड है, जो GCC की कंट्रीज हैं, उसके थ्रू भारत के साथ कनेक्टिविटी बने इस क्षेत्र में। बिल्कुल। इस बीच डॉक्टर शीतल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, JNU से ताल्लुक रखती विदेश मामलों की जानकार हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। EU का इतना बड़ा प्रतिनिधिमंडल वहां के आयोग के अध्यक्ष के साथ में भारत के दौरे पर, ये किस नए रिश्ते की एक तरीके से बड़ा आधार आपको दिखाई पड़ रहा है? कैसे यहां से EU और भारत आगे बढ़ते दिखाई पड़ेंगे, ना सिर्फ व्यापारिक रिश्तों में बल्कि जो वैश्विक समस्याएं हैं उसके समाधान में भी एक बड़ी रणनीतिक समझ बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है? आर्येंद्र, ये जो विजिट है और इतना बड़ा डेलीगेशन जो है प्रेसिडेंट के साथ आया है, ये बहुत ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, आप इसके अगर ऑप्टिक्स पर ही जाना चाहते हैं और उसके बाद में देखना चाहते हैं तो ये एक पहली विजिट है जिसमें इतने सारे कमिश्नर्स जो हैं वो एक साथ एक मंशा के साथ आए हैं। ये इनकी सिर्फ न्यूमेरिकल प्रेजेंस को नहीं दिखाता है, ये भी दिखाता है कि किस तरीके का एक इंटेंशन और एक मोटिवेशन है इस पार्टनरशिप को एनहांस करने का। अगर हम 2004 से देखें, हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यूरोपियन यूनियन के साथ रही है, 20 वर्ष पूरे हुए लास्ट ईयर, और उसके बाद अपग्रेडेशन की भी बातें चल रही हैं। ऐसे में एक जो जियोपॉलिटिकल स्थिति जो अभी बदलाव के उस पे है, मोड़ पे, तो क्या कहूंगी कि मैं इतने झटके लगे हैं ट्रंप की कुछ बातों के बाद, तो उसके तहत अगर हम देखें तो ये एक बहुत ही फर्टाइल ग्राउंड है, एक बहुत ही परिपक्व परिप्रेक्ष्य आप इसको कह सकते हैं कि जहां पे भारत और यूरोपियन संघ का आना बहुत ही एक पॉजिटिव और ठोस कदम रहेगा। और जैसा कि कई मंचों पे हम कहते भी रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन संघ के साथ यदि हम मित्रता करते हैं या हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं तो हम एक साथ 27 कंट्रीज को डील करते हैं। तो यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ी इकाई है, विश्व की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से है। इसका तकरीबन $20 ट्रिलियन का जो पूरी की पूरी इकाई का वॉल्यूम है। तो ऐसे में भारत और यूरोपियन यूनियन का एक साथ आना एज ए नेचुरल पार्टनर, एज ए ट्रस्टेड पार्टनर, एज ए रिलायबल पार्टनर बहुत ही स्वाभाविक है। और ये कदम ऐसे समय पे आया है कि जब पूरे विश्व में कहीं ना कहीं ट्रंप की 2-4 निर्णयों ने जो है काफी इधर उधर, इट हैज शेकन द एप्पल कार्ट, आप ये कह सकते हैं कि काफी भूचाल सा मचाया हुआ है।
तो आप देखिए कि ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप को किस तरीके से दरकिनार करते हुए ट्रंप ने जो यूक्रेन वॉर में कुछ ऐसी शर्तें सामने रखी हैं जिसमें अभी ये नहीं पता कि यूक्रेन और यूरोप को अपनी इन निगोशिएशंस का पार्टनर बनाया भी जाएगा कि नहीं। तो ऐसी अनिश्चितता में जब आप ये नहीं जानते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, वहां पे हम दो इकाई भारत और यूरोपियन संघ साथ जी आते हैं तो मजबूती की ओर ही चलेंगे। जी शीतल जी, एक जल्दी से इस बात को भी समझना चाहेंगे आपसे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर इस साल के अंत तक समझौता करने पे बात बनी है। कैसे ये भारत के लिहाज से एक बेहतर तस्वीर को लेकर आएगा जो जमीन पे ऐसा बदलाव लाएगा जिसका आर्थिक तौर पे तो फायदा मिलेगा ही, बल्कि जुड़ाव संपर्क के लिहाज से भी एक बेहतर स्थिति दिखाई पड़ेगी? अब वो स्थिति इसलिए भी बेहतर होगी कि देखिए हमारे 15 समिट हो चुके हैं और 8 या 9 राउंड्स जो नेगोशिएशन के रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ मुद्दे आकर अटक जाते हैं। टैरिफ एक अलग बात है, नॉन टैरिफ बैरियर्स जो हैं जिसमें हमारे मूवमेंट ऑफ पीपल है, प्रोफेशनल्स का मूवमेंट है, नॉन टैरिफ बैरियर्स में कुछ रेगुलेटरी कंडीशंस होती हैं। यूरोपियन यूनियन एक सुप्रा नेशनल बॉडी होते हुए इनका एक फ्रेमवर्क है, एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। कई जगह ऐसे होते हैं जो कि पॉल्यूशन से रिलेटेड होते हैं, पेस्टिसाइड से होते हैं, लेबर सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं। ऐसे कई नॉन टैरिफ बैरियर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी निगोशिएशंस को रोक देते हैं। जो प्रतिबद्धता होती है, मान लीजिए अगर वो ये कहते हैं कि आप इस तरीके का कीटनाशक आप नहीं यूज कर सकते हैं, या ये लेबर सेफ्टी है या लॉज है, अगर हम उनका पालन नहीं कर रहे तो वो प्रोडक्ट्स हमारी मार्केट के काबिल नहीं है। तो ये सब नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है ये कहीं ना कहीं अड़चन पैदा करते हैं। तो इस तरीके की बातों के ऊपर एक साझा मत होना, कन्वर्जेंस होना, कहीं ना कहीं दोनों पक्षों के विचारों को देखते, उनकी सहूलियतों को देखते हुए एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना बहुत जरूरी है। अब सिचुएशन कैसे चेंज हुई है कि काफी समय से ये जो एफटीए लटका हुआ है इसके कुछ स्टेजेस को आयरन आउट करते हुए और साझा सहमति बनी है कि अगले वर्ष तक इसको पूर्ण रूप से साइन कर लिया जाएगा। इसका दूसरा आर्थिक पहलू, जैसे आपने कहा कि आर्थिक पहलू तो है ही, साथ में एक बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ हमारी जब रिश्ते बंधेंगे तो ये दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन होती हुई दिखाई पड़ेगी। बहुत महत्वपूर्ण बात करेंगे एम्बेसडर वाधवा एक विषय पे, क्योंकि भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा है और उसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी, हाइड्रोजन मिशन, इन सब में भी हमें ईयू एक बहुत बेहतर एक पार्टनर के तौर पे दिखाई पड़ रहा है और आज भी उसको लेकर बात दिखाई पड़ रही है। इस दिशा में हम कैसे संपर्क और सहयोग को आगे बढ़ते देखेंगे? देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसके बारे में कई देशों से भारत की बातचीत चल रही है। यूरोपियन यूनियन में इस पर काफ़ी रिसर्च हुई है और आपको मालूम है कि इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट जो नई दिशा में चल रही यूरोपियन यूनियन में, उसके लिए यूरोपियन यूनियन को भी पार्टनरशिप की ज़रूरत है। जैसे कि AI का क्षेत्र है, उसी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया में यूरोपियन यूनियन भी पार्टनरशिप देख रहा है। भारत इसमें काफ़ी आगे बढ़ा है पिछले कुछ सालों में। हालांकि हम देर से इस क्षेत्र में उतरे हैं आगे, लेकिन फिर भी भारत में जो बढ़ोतरी हुई है इस क्षेत्र में और जो प्रगति हुई है उसको देखते हुए यूरोपियन यूनियन की स्वाभाविक रुचि है भारत के साथ कोलैबोरेट करने के लिए। और जो इन्वेस्टमेंट्स यूरोपियन यूनियन की हुई हैं क्लीन एनर्जी में पिछले 2 या 3 सालों में, वो हमने देखा है इसके ऊपर केंद्रित रही हैं। और आगे चलकर यूरोपियन यूनियन यही चाहेगा कि भारत के साथ जो क्लीन एनर्जी है, ग्रीन ग्रोथ है और इनोवेशन है, इन सभी एरियाज में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनरशिप बढ़े और निवेश हो। जी शीतल जी, एक फाइनल कमेंट, क्योंकि इंडो पैसिफिक को लेकर भी आज जिक्र संयुक्त वक्तव्य में दिखाई पड़ा है हमको, और इस बात पे भी कि साहब कैसे एक बेहतर सप्लाई चेन की स्थिति हो, उस तरीके से ये सहयोग कैसे आगे बढ़ता हुआ देखते हैं आप? देखिए, इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो अपने आप में महत्व रखता है, पर जिस तरीके से पिछली 10 या 15 दिनों का अगर हम घटनाक्रम देखें तो उसमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो बड़ी शक्तियों की राइवलरी है वो कहीं ना कहीं इस रीजन को भी अफेक्ट करने वाली है। अब बात ये यूरोपियन यूनियन का इंडो पैसिफिक में क्या रोल है, इसे अगर देखा जाए तो रेजिडेंट पावर तो है नहीं ये यूरोपियन यूनियन, अदर देन फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जिसका स्टेक है। बट आप यूरोपियन यूनियन इन टोटलिटी जो है काफी वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो है इस रीजन के साथ करती है, और ये सारे के साथ बातें आ जाती हैं मूल्यों और सिद्धांतों पर, इंटरनेशनल लॉ पर आकर अटकती हैं। हालांकि उसको भी बड़ा आसानी से दरकिनार किया जा रहा है आजकल। तो इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, कंट्रोल ओवर सीज और
जो रूल बेस्ड ऑर्डर की बात है, उसमें यूरोपियन यूनियन का एक खासा प्रभाव है। हम यूरोपियन यूनियन को कई चश्मों से देखते हैं, तो उसमें उसकी एक भूमिका एक नॉर्मेटिव एक्टर के रोल में भी रहती है, जो कि उनकी ग्रीन एनर्जी और ट्रांजिशन को भी दिखलाता है कि सस्टेनेबिलिटी का किस तरीके से या एसडीजीज के ऊपर जोर रहा है। तो उसी सिद्धांतों और मूल्यों की बात आती है, जिसमें कि वो हमेशा से एडवोकेट रहे हैं। हालांकि इसके भी क्रिटिक्स हैं कि भाई जब आपको सुविधा होती है तब आप चाइना जैसी जगह में ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर नजरअंदाज करते हैं। बट अगर कुल मिलाकर देखें तो जियोपॉलिटिक्स में रीजन की महत्वता है। यूरोप का डायरेक्ट यहाँ पर आप मान लीजिए यदि स्टेक नहीं भी है, तो कम से कम जो रीजन है, जो वहां का वॉल्यूम है, ट्रेड वॉल्यूम है, वो सभी जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनको अट्रैक्ट करेगा। बिल्कुल। और भारत इस रीजन में और भारत इस रीजन में नहीं बल्कि दुनिया भर में एक तरीके से एक महत्वपूर्ण, एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पे अपनी भूमिका को निभाता आगे बढ़ रहा। फिलहाल वक्त की इतनी अनुमति। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मिस्टर वाधवा, आपका भी, शीतल जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द वापस आएंगे, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे।